तो आज हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, तो कॉपी पेन निकाल लीजिएगा, पहले क्वेश्चंस को अच्छी तरह समझिएगा, उसके बाद नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चन में हमें द्विघात समीकरण बनानी है, मतलब पूरा सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ समीकरण बना करके उतना हमें उनको आंसर देना है। ठीक है, तो जैसे पहला प्रश्न है, क्या लिखा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। मतलब आपके पास एक आयताकार भूखंड है, भूखंड का मतलब प्लाट, मान लो कि आपके पास एक प्लाट है जो कि आयत की शेप का है, जिसका क्षेत्रफल दिया है 528 मीटर स्क्वायर। जैसे ये प्लाट है इस टाइप का, ठीक है, इस प्लाट का क्षेत्रफल दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। फिर बोल दिया कि क्षेत्र की लंबाई, जो इसकी लंबाई है, यानी ये वाला जो भाग है, ये जो इसकी लंबाई है, ये चौड़ाई के दुगने से, जो इसकी चौड़ाई है ना, उसके दुगने से एक ज़्यादा है। मतलब समझिए, जैसे मान लो कि इसकी चौड़ाई है x मीटर, ये हमने मान लिया कि इसकी चौड़ाई x मीटर है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? प्रश्न में क्या कहा कि चौड़ाई के दुगने से, जो चौड़ाई है उसका डबल, तो डबल कर दो, दुगना कर दिया हमने, से एक अधिक है, एक इसमें जोड़ दो। अधिक का मतलब क्या, जोड़ना पड़ेगा ना। वापस समझ लो, इसकी चौड़ाई को आपने x मान लिया, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? प्रश्न में जो कह रखा है वैसे चलते जाओ। प्रश्न में क्या कहा कि दुगने से एक अधिक, ठीक है ना, दुगने से एक अधिक, चौड़ाई का दुगना, x का दुगना 2x से एक ज़्यादा है, तो प्लस का 1, तो आपकी लंबाई हो गई 2x + 1 मीटर। ठीक, अच्छा एक बात का ध्यान रखिए, आप इसको x मीटर और इसको y मीटर भी मान सकते थे, हमने तो डायरेक्टली लिख दिया। अगर आप चाहते y मीटर मान के भी सोल्व कर सकते थे, क्योंकि बाद में y की वैल्यू यही आती। ठीक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। लंबाई चौड़ाई ज्ञात नहीं करनी है, हमें सिर्फ समीकरण बना के छोड़ना है। लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना भी सीखेंगे, लेकिन वो प्रश्नावली 4.2 4.3 में होंगे, है ना। उनके बाद इन क्वेश्चन को आप खुद ब खुद सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आज जो है हमें सिर्फ समीकरण बनानी है। क्वेश्चन में कह भी रखा है सिर्फ समीकरण बना दो। अब इसको करोगे कैसे? सबसे पहले आप लिखना, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, हमने चौड़ाई मानी थी ना, चौड़ाई क्या मानी थी? x मीटर मानी थी, ये चौड़ाई हमने मानी थी। फिर हम लिखेंगे आयताकार भूखंड की लंबाई, लंबाई कितनी हो गई थी हमारी? इसके दुगने से एक ज़्यादा थी, तो 2x + 1 मीटर हो गई थी। जो हमने डिटेल्स लिखी है उनको बस लिखना है आपने। ठीक है, अब आप लिखिए प्रश्नानुसार। भाई जो प्रश्न में कहा गया, प्रश्न में कहा गया कि इसका क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है ना, तो आप इसको लिखिए आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल, ये दे रखा आपको 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आयत का क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अगर आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं तब भी चलेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई दे रखा है हमें 528 मीटर स्क्वायर, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई? हमने क्या किया, हमने सिर्फ फॉर्मूला लगा दिया, जो दे रखा था उसको हमने मैथमेटिकली लिख दिया और कुछ नहीं किया। अब लंबाई कितनी है भाई? सर लंबाई हमारी 2x + 1 मीटर, इसको लिख दो 2x + 1 मीटर, बाद में लिखेंगे। ठीक है, चौड़ाई कितनी है भाई? चौड़ाई है सर हमारी x, तो इसको भी लिख दो, है ना। इसका भी मीटर था, 2x + 1 मीटर था ना, और इसके साथ भी मीटर लगा था, तो जब आप मीटर की मीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। बात समझ रहे हो भाई? इसके साथ भी मीटर लगा था, इसके साथ भी मीटर लगा था, तो जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई ही तो करनी है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, तो मीटर की मीटर से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? मीटर स्क्वायर आ गया। और यहाँ भी क्या लगा हुआ है? 528 मीटर स्क्वायर, है ना। तो आप ऐसे समझो कि मीटर स्क्वायर से हमने मीटर स्क्वायर काट दिया। ऐसे कटता नहीं है, एक अलग तरीका होता है इसका,
लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लो कि हमने मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर को काट दिया। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन क्या हो गई, 2x + 1 × x बराबर 528, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करो, x की मल्टीप्लाई 2x से करोगे क्या आएगा 2x², x की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो क्या आएगा x, x 1 × x बराबर है आपका 528, है ना। इसको आप ले आओ इस तरफ, ये हो जाएगा आपका 2x² + x माइनस का 528 बराबर में 0। इस तरफ तो कुछ नहीं बचा ना, तो ये आपकी बन गई एक समीकरण, और समीकरण ही बनानी थी, तो ये आपका आंसर आ गया। समझ रहे हो, हमने क्या किया, हमने चौड़ाई को x माना, लंबाई क्या रखी थी किसके दुगने से एक ज़्यादा है, तो 2x + 1 हो गई। अब प्रश्न में लिखा था कि इनका क्षेत्रफल 528 है, क्षेत्रफल का होता है लंबाई गुना चौड़ाई फॉर्मूला, तो लगा दिया बस, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 528, सोल्व किया तो हमारी ये इक्वेशन बन के आ गई। ठीक है, अब जब आप इक्वेशन को सोल्व करेंगे ना, अभी हमने नहीं पता कि कैसे करना है, लेकिन मान लीजिए कि आपने इक्वेशन को सोल्व कर दिया। अब जब आप इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी, तो x की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो चौड़ाई पता चल जाएगी और लंबाई भी पता चल जाएगी। ठीक है ना, इसने क्या कहा कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक, लेकिन हमें प्रश्न में सिर्फ समीकरण तक बनाना था, तो इसलिए हमने सिर्फ इतना छोड़ना है। लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात करना सीखेंगे, लेकिन इस लेक्चर में नहीं, अगले लेक्चर में, क्योंकि उसके बाद आपको पता चलेगा कि इन समीकरणों को कैसे हल करते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। तो अब आप देख लो सेकंड क्वेश्चन। हाँ देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। इसका मतलब समझो कि आपके पास दो क्रमागत मतलब लगातार, धनात्मक मतलब पॉजिटिव, पूर्णांक का मतलब आप मान लो नंबर्स। आपके पास दो नंबर हैं जो कि लगातार भी हैं और पॉजिटिव नंबर भी हैं। पॉजिटिव नंबर जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह के ना, कोई भी दो नंबर है, हमें नहीं पता कौन से हैं, लेकिन कोई भी दो नंबर दे दिए, उनकी मल्टीप्लाई है 306। भाई जैसे मान लो कि 12 और 13 नंबर है ना, ये दो नंबर भी हो सकते हैं और इनकी मल्टीप्लाई दे रखी है 306। हो सकता है कि 17 18 हो, हमें पता नहीं है अभी कितना है, हो सकता है 19 20 हो, कुछ भी हो सकता है। दो लगातार अंक हैं जिनकी मल्टीप्लाई 306 दे दी। हमें कहा कि पूर्णांकों को ज्ञात करो, उन नंबर्स को ज्ञात करो। ठीक है, तो इसको कैसे करोगे, आप लिखिएगा सबसे पहले माना पहला अंक, आपने पहला अंक जैसे मान लिया x, है ना। अंक तो कुछ भी हो सकता था, मुझे तो नहीं पता ना कि दो अंक कौन से हैं, मुझे तो पता नहीं कि 7 8 भी हो सकता था भाई, 9 10 भी हो सकता था, 15 16 भी हो सकता था, कुछ भी दो अंक हो सकते थे। तो हमने अपनी तरफ से रैंडमली x अंक मान लिया, हमने मान लिया कि कोई भी है यार x मान लो बस। ठीक है, अब इससे अगला अंक क्या होगा, क्योंकि क्रमागत कहा है ना, क्रमागत मतलब लगातार, पहला अंक, तो इससे अगला अंक कौन सा होगा, ध्यान से समझिए चीज़ को। जैसे मान लो मैंने आपको कहा कि एक अंक है मेरा 5, मैं आपसे पूछता हूँ कि अगला अंक बताओ, तो अगला अंक बताना क्या आएगा, 5 से अगला वाला नंबर कौन सा होगा, 6 होगा। 7 है मेरे पास, 7 से अगला नंबर कौन सा होगा, 8 होगा। 10 है, 10 से अगला नंबर 11, है ना। आप अगला नंबर कैसे प्राप्त कर रहे हो, ध्यान दें इस चीज़ पे। मान लो मैंने आपसे कहा कि यार मुझे बताओ कि 50 से अगला नंबर कौन सा होगा, तो आपने क्या किया, इसमें एक जोड़ दिया। आपने कहा सर 51 होगा, 51 आए कैसे, आपने इसमें एक जोड़ा ना, 50 में एक जोड़ दिया। ऐसे ही मैं पूछा कि भाई 17 से अगला नंबर बताओ, तो आप क्या करोगे, 17 में एक जोड़ के बताओगे ना, तभी तो 18 होगा। और अगर मैं कह दूँ भाई x से अगला अंक बताओ, आपको एक अंक दे दिया x, मुझे अगला नंबर बताओ, तो अगला नंबर क्या होगा, x + 1 होगा। तरीका समझ रहे हो। तो इसलिए पहला अंक अगर x माना तो अगला अंक क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा, है ना। अब हम लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार, प्रश्न में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो लिख दो। प्रश्न में कहा कि इनका गुणनफल, इन दोनों अंकों का गुणनफल, इन दोनों अंकों की गुणा 306 है, तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली, x × x + 1 बराबर दे रखी है 306 के, है ना। तो जब आप x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा x², और x की 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा 1x। 1x कह दो, x कह दो, बात एक है,
बराबर 306। अब 306 प्लस का इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1x माइनस का 306 बराबर 0। ये आपकी बन गई इक्वेशन। इसको हमें सोल्व नहीं करना, ठीक है। जब हम इसको सोल्व करेंगे ना तो x की वैल्यू निकल के आएगी, बस पहले वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, पहला अंक और अगला अंक पता चल जाएगा। बस समझ में आ गई। और वैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जब आप इसको सोल्व करोगे ना तो इसकी कितनी वैल्यू आएगी भाई, मुझे अभी पता नहीं यार कितनी आएगी, 306 मल्टीप्लाई चाहिए ना, तो x की वैल्यू आपकी आएगी 17-18 आनी चाहिए। 17 की जब आप 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 306 आता है, हाँ ठीक है, 17-18 आनी चाहिए। x की वैल्यू यहाँ से आपकी 17 आ जाएगी, ठीक है। जब आप 17 रखोगे तो उससे अगला अंक 18 हो जाएगा, 17-18 अंक आपका आ जाएगा। इसको भी हम करेंगे, डीपली करेंगे, लेकिन हमें अभी सिर्फ इक्वेशन बनानी है। बस समझ में आ गई। तो अब हम देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखो क्या कह रखा है, कह रखा है कि रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है। मान लो रोहन x साल का है, रफली करते हैं एक बार। मान लिया हमने रोहन जो है वो x साल का है, रोहन की उम्र हमने मान ली x साल, ठीक है। इनकी जो मम्मी है, रोहन की जो मम्मी है, रोहन मदर, वो है 26 साल बड़ी। यानी अगर ये x का है तो इनकी मम्मी कितने की होंगी, x + 26 की नहीं होंगी, ठीक है। प्रश्नानुसार, अब प्रश्न में क्या कह रखा है, प्रश्न में क्या लिखा है कि इनकी आयु का गुणनफल, इनकी आयु, इनकी उम्र को मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई कब करना है, अब से 3 वर्ष पश्चात। इस चीज़ को ध्यान से समझना, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई तो करना है लेकिन 3 साल के बाद मल्टीप्लाई करना है। अब जैसे रोहन x साल का है, 3 साल के बाद कितने का हो जाएगा, x + 3 का नहीं हो जाएगा, समझ रहे हो भाई। आप 15 साल के हो, 3 साल के बाद कितने के हो जाओगे, 15 में 3 जोड़ोगे, है ना। वैसे ये है, रोहन x साल का है तो 3 साल के बाद x + 3 का हो जाएगा। ऐसे ही इनकी मम्मी कितने साल की हो जाएंगी, अभी ये x + 26 साल की हैं, 3 साल के बाद कितने की हो जाएंगे, 3 जोड़ देंगे सिंपल, x + 29 की हो जाएंगी भाई, है ना। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई वो देखिए 360। बात समझ रहे हो, आपने रोहन की आयु x मानी, रोहन की माँ की आयु कितनी होगी, x + 26। प्रश्न में कहा कि इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है लेकिन 3 साल के बाद करनी है, तो 3 जोड़ दिया, मल्टीप्लाई कर दी, मल्टीप्लाई कितनी आएगी, 360 आएगी। अब आपने इसको सॉल्व करना है, आपकी इक्वेशन बन के आ जाएगी, ठीक है। तो पहले अपने आप लिखिए, उसके बाद ना समझ में आए तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं हल। हमने क्या लिखा, माना रोहन की वर्तमान आयु लिखिएगा कि भाई रोहन इस अभी कितने साल का है, रोहन की वर्तमान आयु हमने मान लिया भाई रोहन है x वर्ष का, है ना। रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी भाई, रोहन की जो माँ है वो रोहन से 26 साल बड़ी है, तो ये हो जाएंगे x + 26 वर्ष की। फिर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न में कहा कि इनकी आयु की मल्टीप्लाई कर दो, जो इनकी उम्र है उनकी मल्टीप्लाई कर दो लेकिन 3 साल के बाद। तो अगर x साल का अभी है तो 3 साल के बाद कितने का हो जाएगा, x + 3 का नहीं हो जाएगा क्या, हो जाएगा। अब इनकी मम्मी जो है वो x + 26 साल की हैं, 3 साल के बाद कितने की हो जाएंगी, x + 29 की हो जाएंगी भाई, 3 जोड़ दिया दोनों में। इनकी मल्टीप्लाई क्या रखा है, इनका गुणनफल वो 360 है, तो इनकी मल्टीप्लाई दे रखी है 360। बस इनकी मल्टीप्लाई करो, अब x की x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, x² आएगा, ठीक है। अच्छा, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं सर x की जब हम x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो x² क्यों, 2x आता होगा, नहीं 2x आता है जब आप जोड़ते हैं, जब आप x में x जोड़ेंगे ना तो 2x तब आएगा, लेकिन जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम होता है, पावर जुड़ जाती है, तो x² तब होगा। समझ में आ गया, x की x से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, x² आएगा भाई, ठीक है। तो x की x के साथ मल्टीप्लाई किया, x² आ गया, x की 29 के साथ मल्टीप्लाई किया,
29x, 3 की x के साथ मल्टीप्लाई किया, 3x, 3 की 29 के साथ मल्टीप्लाई किया, 87, 29 या 87 होता है, बराबर है 360, है ना। सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो गया x² प्लस 29x प्लस 3x कितना हो गया, 32x हो गया, प्लस में है 87, बराबर है 360। अब 360 प्लस क्या है, इस तरफ ले आओ, माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x² प्लस में 32x प्लस में 87 माइनस का 360, बराबर बचेगा 0। कुछ नहीं बचा तो मतलब 0 हो गया ना। हो गया x² प्लस का 32x, 87 में से 360 गया, ऐसा ही होता है, 87 में से 360 घटाना है, तो माइनस का 273 बचे ना। ये बड़ा है, 87 पे हो आपने, 360 पीछे जब माननी है तो माइनस पे जाओगे, माइनस का 273 आएगा। एक मिनट में देख लो, कभी मैं ही गलत हूँ, हाँ 273 ही आएगा, बराबर 0। तो ये आपकी बन गई एक समीकरण, और हमें सिर्फ समीकरण ही बनानी थी। समझ गए? रिकैप करा देता हूँ। हमने रोहन की वर्तमान आयु मानी x, उनकी मम्मी की आयु होगी x प्लस 26। पर्सन में कहा कि इनकी मल्टीप्लाई करो, लेकिन 3 साल के बाद, तो 3 जोड़ के मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ तक पहुँच गया, ये हमारी इक्वेशन आ गई। कर लेंगे, तो इस तरीके से अपने प्रश्न करना था। अब देखो आप प्रश्न नंबर 4 करवा रहे हैं, थोड़ा सा अलग तरीके से कराएंगे, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत सारी कम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये पूछा जाता है, ठीक है। देखो क्या कह रखा है, कह रखा कि एक रेलगाड़ी है 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। एक ट्रेन है भाई, और वो जो है 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है, उसे 480 किलोमीटर दूर तक जाना है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, चाल का मतलब स्पीड, अगर इसकी स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे ज़्यादा लगते। सिंपल सी बात है भाई, मान लो ये ट्रेन है, यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है इस ट्रेन को, है ना। अब मैंने इसकी स्पीड को कम कर दिया, ये ऐसे चल रही है, इसकी स्पीड को कम कर दिया, तो स्पीड कम होगी तो टाइम तो ऑटोमेटिक बात है बढ़ेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, यानी रेलगाड़ी की स्पीड ज्ञात करनी है। समझ लो, मुझे स्पीड का नहीं पता कि किस स्पीड से चल रही है रेलगाड़ी। हो सकता है अभी 50 की स्पीड से चल रही हो, 60 की स्पीड से चल रही हो, 70 की स्पीड से, मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना दे रखा है कि हमने इसकी स्पीड को 8 कम कर दिया। मान लो ये 50 की स्पीड से चल रही थी, तो मैंने इसमें 8 कम कर दिया, 42 की स्पीड से चला दी, है ना। हो सकता है 100 की स्पीड से चल रही थी, तो 8 इसमें कम कर दिया हमने। यहाँ पे जो आप लिख रहे हो ना 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, तो आपको चाल कम बताएगी भी कितनी कम करनी है, आपको ये नहीं बता रखा कि किस रफ्तार से चल रही है, वो तो आपको निकालना है। बस समझ आ गई? तो उसको करोगे कैसे? सबसे पहले आप लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल। भाई जो चीज़ निकालनी हो ना उसको मान लेते हैं। जैसे मुझे निकालना है चाल, तो उसको मैं मान लूँगा कि भाई रेलगाड़ी की चाल हमने मान ली कि सर रेलगाड़ी की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमने मान लिया। चाल के साथ, स्पीड के साथ हम हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा लगाते हैं। जैसे 50 की स्पीड है ना, मान लो कोई कहते हैं 50 की स्पीड है, तो इसका मतलब है कि वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा चल जाता है, ठीक है। अच्छा, दूरी तो मुझे दे ही रखी थी, दूरी क्या थी 480 किलोमीटर, ये तो मुझे मिला ही है, ठीक है। और अब लगाते हैं अपन समय, क्योंकि दूरी और चाल होगी तो समय बच गया, टाइम ही तो बच गया। तो समय को है ना आप एक काम करो y मान लो। मुझे टाइम का नहीं पता ना कि वो रेलगाड़ी यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने घंटे में पहुँचेगी, मुझे नहीं पता, तो मैंने इसको y मान लिया, ठीक है। अच्छा, आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, है ना। जैसे हम पिछले प्रश्न को कर रहे थे, हमने किस में y नहीं माना था, आप चाहते तो उनमें भी y मान के कर सकते थे, और चाहते तो आप इसमें भी y ना बांधते डायरेक्टली x से कर सकते थे, वो आपकी मर्ज़ी है। आप ऐसा मत समझिए कि यार इस क्वेश्चन में y लगाना है, इसमें x लगाना है, इसमें x y लगाना है, ऐसा कुछ कोई रूल नहीं है। सिंपल अपने दिमाग में रखिए, आप चाहे वो 3rd चैप्टर हो, 4th चैप्टर हो, या कोई सा भी चैप्टर हो, है ना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि यार इसमें सिर्फ x x लगाना है, इसमें सिर्फ y y लगाना है। आप कई क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन था, उसको आप x और y मान के कर सकते थे, क्योंकि बाद में y की वैल्यू अपने आप ही x में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इसको भी ऐसे कर सकते हैं। बात समझ में आ गई आपको?
तो हमने रेलगाड़ी की चाल मान ली, दूरी हमको दी थी, समय हमने y मान लिया। अब मुझे एक फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला पता है? मुझे पता है कि जो समय होता है ना, समय, उसका फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल। ये क्लास 9th में भी आपने पढ़ा था। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। अब समय माना है y, तो लिख दो इसके लिए y। दूरी मेरी है भाई 480 किलोमीटर, इसको भी मैंने लिख दिया 480 किलोमीटर। चाल कितनी है? चाल है मेरी x किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। मैंने किलोमीटर और किलोमीटर प्रति घंटा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये कट जाते हैं, कट के सिर्फ यहाँ पे घंटा बचता, h बचता ना, और समय तो घंटे में होता ही है, तो इसलिए मैंने जानबूझ के नहीं लिखा ताकि समझ में आए। बस समझ में आ गई। हमने सिर्फ वैल्यू रख दी उनकी। तो इसको आप मान लो समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब आगे देखो। अब जैसे प्रश्न में कहा जाए ना, वैसे वैसे करते जाओ। यहाँ लिखो आप प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कहा? प्रश्न में कहा कि इसकी चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दो। भाई इसकी स्पीड x थी ना, इसकी स्पीड को हमने 8 कम कर दिया। 8 कम करने पर क्या हुआ? टाइम जो था वो 3 बढ़ गया। भाई पहले टाइम y था, तो अब कितना हो गया? y + 3 हो गया। कब हुआ y + 3? जब आपने जो इसकी चाल थी, चाल पिछली बार x थी ना, इस चाल में 8 कमी कर दिया। समझ रहे हो? हम सिर्फ पर्सन के अनुसार चल रहे हैं। हमारे पास ये फॉर्मूला है, हमने क्या किया? इसकी चाल को तो 8 कम कर दिया। चाल को 8 कम करने से जो टाइम था वो 3 बढ़ गया भाई, है ना। तो ये हमने हमारी बन गई भाई ये समीकरण नंबर सेकंड। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन आपको लग सकता है कि यार ये कैसा क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है, आपको मज़ा भी आएगा करके इस क्वेश्चन को। ठीक है, आपको ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन 2 और हैं प्रश्नावली, जब आप 4.3 देखेंगे ना, उसमें 2 क्वेश्चन और हैं ऐसे। समझ में आ गया ना? यहाँ पे एक इक्वेशन बना ली और सेकंड इक्वेशन बना ली। अब आपने क्या करना है? इन दोनों को घटाना है। घटाने से फ़ायदा क्या होगा? ये y से y घट जाएगा, कट जाएगा, सिर्फ x बच जाएगा, और फिर हम बना लेंगे एक समीकरण। ठीक है, तो आप लिखेंगे कैसे? आप लिखेगा समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, एक व 2 को घटाने पर ना लिखिए, इसको लिखिए समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर। 2 में से 1 को घटाने पर, है ना। हम सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट घटाएंगे। अब यहाँ देखो y + 3 है इसमें, तो जब आप y + 3 में से y को घटा देंगे, सेकंड में से हमने फर्स्ट को घटाना है ना, तो y + 3 में से y को घटा देंगे तो क्या बचेगा? 3 ही तो बचेगा। नहीं समझे? इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार। ये कुछ ऐसा है, सेकंड में से फर्स्ट को घटाना है, तो y + 3 में से y घटाया तो क्या बचा? 3 बच गया। अब ऐसे ही आपने इसमें से ये घटाना है। अब डायरेक्टली मत घटा दीजिएगा, ठीक है, लिखना पड़ता है इसको, क्योंकि ये बटे में है ना, तो इनका आपने एलसीएम लेना पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं घटेंगे। क्या किया? समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटा दिया, तो ये कुछ इस तरीके से आ गया भाई, इस तरीके से। अब आप इसका एलसीएम लो, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते जाओ, तो आपकी जो है ना इक्वेशन बन जाएगी एक्स में। इसको मैं कराता हूँ, लेकिन पहले आप खुद ब खुद ट्राई कर लीजिए। ठीक है, देखो आप क्या करोगे, 3 का 3 रखो यहाँ पे। इसका एलसीएम कैसे लेते हैं? अगर एलसीएम लेना आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो आप क्या कीजिए, इसके इससे मल्टीप्लाई करिए ना, फिर आर पर मल्टीप्लाई करिए। ये एलसीएम लेने का ही तरीका है। ठीक है, तो ये हो गया आपका x - 8 इंटू में x। अब x की मल्टीप्लाई होगी 480 के साथ, माइनस 480 की मल्टीप्लाई होगी x - 8 के साथ। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते जाओ, तो ये हो जाएगा 480x माइनस 480 की x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 480x। 480 की 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आएगा 8 0 0 8 2 64 8 का 32 6 3840 आएगा। निशान ध्यान रखिएगा, माइनस माइनस प्लस का निशान लग गया, बटे में x की x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो x², और x की 8 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 8x। बस समझ में आ गया आपके? तो 480x से 480x कट गया, यहाँ बच गया आपका 3 बराबर 3840 बटे में x² माइनस का 8x। ठीक है, इसको सिर्फ हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं और कुछ नहीं, हमें सिर्फ यहाँ तक करना था।
यहाँ तक इक्वेशन बना के इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना और कुछ नहीं करना। तो अब देखो ये भाग में है ना, इसको आप मल्टीप्लाई में ले जाओ तो हो जाएगा 3 गुणा में एक्स स्क्वायर माइनस का 8x बराबर 3840, है ना। और 3 को ले आओ बटे में, 3 भाग हो जाएगा ना इससे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x बराबर 3 को जब आप इससे भाग करोगे तो आएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 हासिल इसके ऊपर 3 अट्ठा 24, 1280 आएगा। बटे में चल जाएगा, गुणा में तो भाग में चल गया। ये प्लस का है, इस तरफ आके माइनस का, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 1280 बराबर 0। ये आपकी बन गई समीकरण, ये आपका आ गया आंसर। वापस समझ लो, इसको कराने का छोटा तरीका भी था लेकिन उसमें कई बार समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने थोड़ा लेंथी तरीके कराया। अगला जो क्वेश्चन होगा, जो प्रश्नावली आपकी 4.3 में 2 क्वेश्चन है, उनको मैं छोटे तरीके से कराऊंगा, क्योंकि आपको ये तरीका समझ में आ गया ना तो वो आप अपने आप समझ लेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, रेलगाड़ी की चाल मानी, दूरी दे रखी थी, समय मान लिया, फॉर्मूला लगाया, ये बन गया। जैसे प्रश्न में कहा तो ये बन गया। समीकरण 2 में से 1 को घटा दिया, घटाने से हमारा ये बन गया था भाई, ये वाला पार्ट बन गया था, है ना। इसको हम सिर्फ सोल्व करते रहे और कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने सोल्व किया। इसको सोल्व करने से हमारी ये क्वेश्चन आ गई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप एक बार वापस से कीजिए, जब तक नहीं निकल जाता करते रहो। ठीक, तो आपके आज 4 क्वेश्चन हो गए। ये मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट आपको आज कराया, इनको आप वापस से निकाल लीजिएगा भाई, है ना। और हो सके तो एक फेयर कॉपी लगा लीजिए, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन चला हुआ है, तो फेयर कॉपी लगा लीजिए और एक रफ़ कॉपी लगा लीजिए। रफ़ कॉपी में बार बार निकालते जाइए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं है। मैथमेटिक्स देखो, किसी को तो ज़्यादा आता है, किसी को कम आता है। कारण यही है कि भाई वो जिसको ज़्यादा आता है वो प्रैक्टिस करता है। आप ज़्यादा प्रैक्टिस करने लग जाओ, आपको ज़्यादा आएगा। समझ रहे हैं। जैसे हमारे एक टीचर होते थे, तो उनसे मैं कहता था सर ये समझा दो समझा दो। मैं बार बार कहता था सर एक क्वेश्चन को मैंने ना 10 बार समझाओगा, 10 बार कम से कम। तो वो समझा तो देते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई बार बार चाहे तू 10 बार समझ ले चाहे 1000 बार समझ ले, कितनी बार भी समझ ले, फ़ायदा तब होगा जब तू खुद निकाल लेगा। और बहुत सिंपल सा रूल है, बहुत सिंपल सा रूल है। कई कहते हैं ना सर मुझसे मैथ नहीं होता, क्वेश्चन नहीं बनते। यार क्वेश्चन आप देख लो, समझ में आ गया, अच्छी बात है। उसके बाद बार बार निकाल लो। जब तक निकल नहीं जाता ना तो बैठने की सोचो भी मत। ठीक है, तो मैं आशा करूँगा कि चारों के चारों क्वेश्चन आप बार बार निकाल लेंगे, जब तक आपको अच्छी तरह समझ में ना आ जाए। प्रैक्टिस करिएगा इन चारों क्वेश्चंस के। ठीक है, तो बस कल मिलते हैं फिर। थैंक यू।